शालिनी ऑफिस से निकली तो टैक्सी में बैठते ही उसका फोन बजने लगा। उसने जैसे ही फोन को देखा तो उसका मूड खराब हो गया। इस महारानी को तो घर में बैठकर भी चैन नहीं है, पक्का कुछ मंगवाने के लिए ही फोन कर रही होगी, जैसे मेरे पास पैसों का कोई पेड़ लगा हुआ है। ये फोन कॉल शालिनी की ननंद ऋतु की थी, जो एक हफ्ते से अपने मायके आई हुई थी और हर रोज शालिनी से तरह तरह की डिमांड करती रहती थी। बार बार आ रही ऋतु की फोन कॉल से शालिनी झल्ला रही थी। अंत में उसने बड़बड़ाते हुए फोन उठा लिया। अभी नहीं उठाऊंगी तो पीछे पड़ जाएगी, नंद होने का तो खूब फायदा उठाती है। बड़बड़ाते हुए शालिनी ने जैसे ही हेलो कहा तो उधर से ऋतु की आवाज आई। भाभी कब से आपको फोन कर रही हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रही हो? शालिनी ने लंबी सांस भरकर कहा। अरे दीदी ऑफिस में थी, आपको तो पता है ऑफिस में फोन साइलेंट रहता है। अच्छा बताए क्या काम है, कुछ लाना है क्या? अंतिम वाक्य कहते हुए शालिनी का मुंह बन गया था, लेकिन उधर से ऋतु ने जो कहा उसे सुनकर तो शालिनी का दिमाग खराब हो गया। ऋतु ने कहा, भाभी जल्दी से घर आ जाओ, मेरे सास ससुर यहाँ कुछ दिन के लिए रहने आ रहे हैं। वह लोग अपने गांव से आ रहे थे, अब आपके नंदोई तो बाहर गए हुए हैं, इसलिए मैंने उनको यही बुला लिया। उन्हें भी कुछ दिन आपकी सेवा करवाने का मौका मिल जाएगा। ये सुनकर शालिनी को समझ में नहीं आया कि क्या कहे। वह कुछ नहीं बोली तो ऋतु ने कहा, भाभी क्या हुआ, आपको सांप सूंघ गया क्या? अब आप मेरी बात ध्यान से सुनो, आप जल्दी से घर आकर उनके लिए साग बना दो। वह लोग गांव के हैं ना, उनको यही सब पसंद है। मम्मी ने साग काट कर रख दिया है, बस आप उसको बनाकर तैयार कर दो। इसके बाद ऋतु ने फोन काट दिया, लेकिन शालिनी का चेहरा गुस्से के मारे लाल हो गया। वह टैक्सी में बैठे हुए ही बड़बड़ाने लगी, अरे खुद तो हफ्ते से यहाँ आकर बैठी है और अब अपनी सास ससुर को भी यही बुला लिया। मायके में रहकर अपनी सास ससुर को कौन बुलाता है? बड़बड़ाते हुए उसने अपने पति राघव को फोन लगा दिया और जैसे ही राघव ने फोन उठाया तो वह बरस पड़ी। राघव, ये सब क्या चक्कर है? तुम्हारी बहन क्या कम थी जो उसने अपने सास ससुर को भी यहाँ बुला लिया? अभी अभी मुझे फोन करके कह रही है कि घर आकर उनके लिए साग बना दो। अरे उनकी बहू है तो साग खुद बनाए, मेरा इंतजार क्यों कर रही है? बल्कि उसे तो अपने सास ससुर को लेकर अपने घर चले जाना चाहिए, मगर मैं मुफ्त की नौकरानी जो हूँ। शालिनी एक सांस में सब कुछ कह गई, जिसको सुनकर राघव ने कहा, शालिनी तुम तो मुझसे ऐसे कह रही हो जैसे मैंने ऋतु से ऐसा करने को कहा है। अरे मुझे तो कुछ नहीं पता, मुझे तुम ही तो बता रही हो, मैं भी हैरान हूँ। ये बात सुनकर शालिनी चुप हो गई, तो राघव ने कहा कि शालिनी घर आकर बात करते हैं। 20 मिनट बाद शालिनी घर आ चुकी थी और जैसे ही वह घर में घुसी तो सामने ही नंद के सासुर को अपनी सास के साथ बात करते हुए देखा। शालिनी के आते ही ऋतु ने कहा, मम्मी जी पापा जी क्या है ना कि मेरा पैर फिसल गया था, मेरे पैर में तो इतना दर्द था, घर पर तो मैं आपके लिए कुछ कर ही नहीं पाती, इसीलिए आपको यही बुला लिया। ये सुनकर तो शालिनी हक्की बक्की रह गई थी और सोचने लगी कि जरा सा पैर ही तो फिसला था और ये तो अच्छी भली थी, सुबह तक तो कुछ भी नहीं था, अब नाटक कर रही है। तभी शालिनी की सास सरोज देवी ने कहा, अरे बहू अब यही खड़ी रहेगी या जाकर रसोई में खाना भी बनाएगी? शालिनी हैरान थी कि अभी अभी तो ऑफिस से आई हूँ, लेकिन किसी को मेरी थकान से कोई लेना देना ही नहीं है। अरे मुझे 2 मिनट सांस तो लेने दो। शालिनी गुस्से में मुट्ठी भी कर रह गई और बिना कुछ बोले अपने कमरे में चली गई। तभी पीछे से राघव आया और सरोज देवी ने उसको वहीं पर बैठा लिया। शालिनी कपड़े बदल कर आए और तो सरोज देवी ने कहा, पहले चाय बना लो और एक तरफ साग भी बनने रख दो। राघव काफी थक गया है, इसके लिए कॉफी बना देना। ये सुनकर शालिनी के मन में एक ही ख्याल आया कि क्या मैं नहीं थकी हूँ? मैं भी पूरा दिन ऑफिस में काम करके आई हूँ, लेकिन इनको सिर्फ बेटे की थकान नजर आती है। पहले ही नंद वापस जाने का नाम नहीं ले रही थी, ऊपर से अब इसके सास ससुर भी आ गए, और हिम्मत तो देखो कैसे झूठ बोलकर बुलाया है। शालिनी ने सबसे पहले चाय बनाई और एक तरफ साग और एक तरफ कॉफी चढ़ा दी। वह सबके लिए चाय लेकर आए, लेकिन बेचारी शालिनी को सबके साथ बैठकर चाय पीने का भी मौका नहीं मिला, क्योंकि ऋतु ने उसके बैठते ही कहा कि भाभी मैं तो साग नहीं खाती, मेरे लिए कुछ और बना देना। ये सुनकर तो मन ही मन शालिनी बौखला उठी। राघव भी सब सुन रहा था मगर कुछ नहीं बोला। उसके चेहरे पर गुस्सा देखकर सरोज देवी ने कहा, अरे बहू इस तरह क्या देख रही है नंद को? तो शालिनी ने अपना गुस्सा छुपाने की कोशिश करते हुए कहा, नहीं मम्मी जी, मैं तो बस ये सोच रही थी कि कौन सी सब्जी बनानी है, क्योंकि फ्रिज में तो केवल लौकी रखी हुई है और दीदी लौकी तो खाती नहीं। तो ऋतु ने तुरंत कहा, भाभी लौकी नहीं खाती, मगर लौकी के कोफ्ते तो खाती हूँ।
आप वही बना दो। ये सुनते ही रितु के सास ससुर ने कहा, अरे कोफ्ते तो हमें भी बहुत पसंद है। तो सरोज देवी तुरंत बोली, बहू ऐसा कर सबके लिए कोफ्ते भी बना ले। अब तो शालिनी को और भी गुस्सा आ गया कि अगर साग खाना ही नहीं था तो बनवाया क्यों जा रहा है। लेकिन अब तो साग कुकर में चढ़ा हुआ था और दिन भर की थकी हुई शालिनी कोफ्ते तैयार कर रही थी। वह अंदर ही अंदर गुस्से से झुंझुला रही थी, लेकिन इस स्थिति पर उसका कोई बस ही नहीं था। रोटियां बनाने लगी तो बाहर से सरोज देवी ने कहा कि बहू गरम गरम खाना खाएंगे, तुम साथ ही खाना खिला दो। शालिनी सोच रही थी कि सारी रोटियां बनाने के बाद सब एक साथ बैठकर खाना खा लेंगे, मगर यहाँ भी सरोज देवी ने उसकी थकान का कोई ख्याल ही नहीं किया। वह गरम गरम रोटियां बनाती रही और सब लोग खाते रहे। सबके खाने के बाद वह अपनी प्लेट लेकर आई तो बाहर आकर हैरान रह गई। साग वैसे का वैसा ही रखा था, लेकिन कोफ्ते खत्म हो चुके थे। साग तो शालिनी को भी खास पसंद नहीं था, लेकिन फिर उसने मजबूरी में साग से ही 2 रोटी खाए और रसोई का काम खत्म करके अपने कमरे में आ गई। जैसे ही वह कमरे में आई तो राघव ने देखा आज कोफ्ते बहुत अच्छे बने थे। शालिनी खाने में मजा ही आ गया। ये सुनकर तो शालिनी का गुस्सा और भी बढ़ गया। वह दांत पीसते हुए बोली, और साग कैसा लगा तुम्हें? ये सुनकर राघव ने कहा कि अरे साग तो मुझे भी पसंद नहीं है, इसलिए मैंने खाया ही नहीं। ये सुनकर शालिनी ने गुस्से में कहा, और कोफ्ते तुम लोगों ने इतने खाए कि मेरे लिए छोड़े ही नहीं। ये सुनकर तो राघव उसका चेहरा देखता ही रह गया। शालिनी ने गुस्से में कहा कि राघव दूसरे लोग ना सही, मगर तुम्हें तो अपनी पत्नी का ख्याल होना चाहिए था। राघव शालिनी का गुस्सा देखकर कुछ बोल ही नहीं पाया। शालिनी ने गुस्से में राघव से कहा, राघव मैं तुम्हारी बहन से पहले ही परेशान हूँ, ऊपर से उसके सास ससुर भी आ गए। तुम्हें पता भी है तुम्हारी बहन ने क्या बोलकर उनको यहाँ बुलाया है? राघव ने सवालिया नजरों से शालिनी को देखा तो शालिनी ने कहा, राघव तुम्हारी बहन ने झूठ बोला है कि उसका पैर फिसल गया था और उसके पैर में चोट लगी है। तुमने ध्यान नहीं दिया कि वह उनके सामने कैसे लंगड़ा कर चल रही थी। अरे उनसे झूठ बोल रही है, मगर कम से कम हमारे सामने तो शर्म कर लेती। उसने सोचा होगा कि यहाँ बुला लेती हूँ तो कोई काम भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो भाभी है ना, जो भाभी से ज्यादा नौकरानी है। शालिनी की आवाज जरा ऊंची हो गई थी और राघव उसका गुस्सा देखकर खामोश हो गया था। शालिनी मुंह फेरकर सो गई। अगले दिन अलार्म तो बजा, मगर शरीर थकान के कारण जैसे जवाब दे रहा था। जो कुछ रात को हुआ उसकी झल्लाहट उसके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। लेकिन घड़ी में समय देखा तो उसके कदम खुद ब खुद उठने को मजबूर हो गए। मुंह धोकर जल्दी से रसोई में पहुंची तो जाकर देखा कि सरोज देवी चाय बना रही हैं। शालिनी को देखते ही उन्होंने गुस्से में कहा, बहू तुम्हें इतना भी ख्याल नहीं है कि नंद के सास ससुर आए हुए हैं, तो तुम्हें जल्दी उठना चाहिए। मेहमान घर में है, कुछ तो शर्म कर लिया करो। चलो अब ये चाय कप में डालकर बाहर लेकर आओ। सरोज देवी मुंह बनाते हुए रसोई से चली गई। शालिनी चाय पर नजर रखने लगी, लेकिन तभी पीछे से रितु के कराने की आवाज आई। उसने अपनी माँ से कहा, अरे मम्मी मेरा पैर तो देखो, सूजन कितनी बढ़ रही है। भाभी से कह दो कि मुझे चाय दे दे और नाश्ता हल्के मसाले का बनाए, वरना मेरा दर्द और बढ़ जाएगा। यह बातें सुनकर शालिनी ने देखा तो रितु लंगड़ाते हुए सोफे पर बैठ रही थी। उसके सास ससुर दूसरे सोफे पर बैठे हुए थे और बार बार सहानुभूति भरी नजरों से उसके पैर को देख रहे थे। तभी सरोज देवी ने कहा कि अरे रितु तू आराम से बैठ, भाभी अभी चाय लेकर आ रही है। तो रितु की सास ने भी कहा, अरे बहू है ना, घर में सब संभाल लेगी। ये सुनकर तो शालिनी को ऐसा लगा कि उसके दिल पर किसी ने कांच के टुकड़े चुभो दिए, लेकिन वह चुपचाप चाय लेकर बाहर आए और नहाने चली गई। नहाने के बाद उसने तैयार होकर नाश्ता बनाया और टिफिन भी पैक कर लिया कि तभी रितु बाहर से बोली, भाभी जरा सोफे पर मेरा तकिया तो लाकर रख दो, मैं भी सबके साथ बाहर बैठूंगी। क्या है ना, बार बार चल नहीं पा रही हूँ, और हाँ मेरी दवाई भी लेती आना। शालिनी एक पल को खड़ी रह गई। उसने गर्दन घुमाकर घड़ी में समय देखा। ऑफिस के लिए देर हो रही थी, मगर फिर भी वह रितु के कमरे में गई और दवाई तकिया लेकर आ गई। वापस आई तो देखा कि रितु आराम से मोबाइल चला रही है। जैसे शालिनी ने सोफे पर तकिया रखा तो रितु फिर से लंगड़ाने लगी और शालिनी को देखते ही बोली, अरे भाभी देखो ना, पैर कितना सूज रहा है, आप सोच भी नहीं सकते कि कितना दर्द हो रहा है। उसके सास ससुर टीवी देख रहे थे, जिनका ध्यान ही नहीं गया कि रितु किस तरीके से नाटक कर रही है। लेकिन शालिनी के मन में अब एक ही बात थी कि बस अब और नहीं, इसकी सच्चाई तो मैं सबके सामने लेकर आऊंगी। जरा सा पैर फिसला तो इतना नाटक कर दिया।
शालिनी तो ऑफिस चली गई मगर अब अचानक जोर से सांस लेने की आवाज। हर रोज ऋतु का यही नाटक चल रहा था। पैर से लंगड़ा कर चलती और दर्द होने का नाटक करती थी। सास ससुर की सहानुभूति भी बटोर लेती थी और सारा काम शालिनी पर छोड़ देती थी। सास ससुर की सहानुभूति भी बटोर लेती थी और सारा काम शालिनी पर छोड़ देती थी। शालिनी बार बार राघव से शिकायत भी कर रही थी मगर राघव खामोश था। बेचारी शालिनी सारा काम करके जाती और जब वापस आती तो फिर से सारा काम उसका इंतजार करता रहता था। उसके लिए सुबह और शाम का काम और फिर बार बार ऋतु की आवाज पर भागना मुश्किल हो रहा था। लेकिन ऋतु तो अपनी सास ससुर के सामने मरी मरीज बनकर पड़ी हुई थी। एक दिन शालिनी को ऑफिस में काफी देर हो गई। सरोज देवी का बार बार फोन आ रहा था और वह बार बार यही कह रही थी, मम्मी जी बस निकल रही हूँ। जब वह घर आई तो 8:30 बज चुके थे। सरोज देवी ने उसे देखते ही कहा, अरे बहू कुछ तो सोचा कर, नंद के ससुराल वाले घर में है और तू ऑफिस से ही नहीं निकलती। उन लोगों को भूख लग रही है और जल्दी से खाना बना दे। तभी ऋतु ने भी कहा, हाँ भाभी, खाने के साथ आज अपने हाथ की खीर भी बना दो। मम्मी पापा जी का खीर खाने का बहुत मन हो रहा है। ये सुनते ही तो शालिनी गुस्से के मारे एक पल में सुलग जैसे अंगारा हो गई। वह रह नहीं पाए और बोल पड़ी, दीदी घड़ी में समय तो देखिए, इतने समय में तो केवल खाना बन पाएगा और फिर आज लगातार मीटिंग के कारण मैं भी बहुत थक चुकी हूँ। ये सुनकर ऋतु का चेहरा गुस्से से तन गया और उसने सरोज देवी की तरफ देखा तो सरोज देवी अकड़ कर बोली, बहू नौकरी तू अपनी मर्जी से कर रही है और घर का काम पहले होता है। बहू की थकान बाद में, वह लोग कौन सा रोज रोज आएंगे। तू बहू है तो सेवा तो करनी ही पड़ेगी। अब तो शालिनी के अंदर जैसे एक तूफान उमड़ उठा। वह कहना तो चाहती थी कि बहू तो आपकी बेटी भी है, फिर वह सेवा क्यों नहीं करती, क्यों पैर का नाटक करके मरीर बनकर बैठी है। किंतु उसके शब्द मुंह में ही रह गए क्योंकि ऋतु के सास ससुर उसका चेहरा देख रहे थे। शालिनी नी गुस्से में रसोई में चली गई और खाना बनाने लगी। सब लोगों ने खाना खा लिया मगर खीर बनते बनते रात के 10 बजे बज गए। उसने सबको खीर दी और फिर कहीं जाकर खुद खाना खाया। लेकिन ऋतु ने खीर खाते ही कह दिया, भाभी खीर तो थोड़ी मीठी ही अच्छी लगती है और फिर ड्राई फ्रूट घी में भून कर डाले तो मजा आ जाता है। इस बार तो शालिनी ने गुस्से में कह दिया, दीदी मैंने ऑफिस से आकर इतना सब कर दिया, वही बहुत है। शालिनी ने इतनी सख्त अंदाज में कहा कि सरोज देवी और ऋतु देखते ही रह गए। अगले दिन शालिनी की संडे की छुट्टी थी मगर जानती थी कि उसके लिए कोई संडे नहीं है। मगर ऋतु की सच्चाई सामने लाने के लिए उसके पास यही एक दिन था क्योंकि बाकी दिन तो वह घर पर ही नहीं रहती थी। उसने नाश्ता बनाने के बाद कहा, मम्मी जी रसोई में कुछ सामान खत्म हो रहा है, मैं थोड़ा बाजार होकर आती हूँ। ये सुनकर रसो सरोज देवी का मुंह बन गया। लेकिन ऋतु के सास ससुर के होने की वजह से वह बोली, हाँ चली जाओ मगर देर मत लगाना, तुम्हें शाम का खाना भी बनाना है। शालिनी ने अपना पर्स उठाकर ऋतु की तरफ देखकर कहा, दीदी आपको पता है घर के पास बहुत अच्छी कपड़ों की सेल लगी हुई है। ये सुनते ही ऋतु का चेहरा चमक गया। लेकिन अगले ही पल शालिनी ने कहा, अरे मगर आप तो जा ही नहीं सकती क्योंकि आप तो चल भी नहीं पा रही हो। ये सुनते ही ऋतु के चेहरे का रंग बदल गया तो सरोज देवी ने गुस्से में कहा कि तुम मत चली जाना सेल में, घर पर समय से आ जाना। शालिनी ने पर्स को कंधे पर टांगते हुए कहा, अरे मम्मी जी वह सेल मेरे स्टेटस की नहीं है। शालिनी तो चली गई मगर ऋतु के मन में कुलबुलाहट हो रही थी। उसने अपने सास ससुर के कमरे में जाने का इंतजार किया और जैसे ही वह लोग कमरे में आराम करने गए तो ऋतु जल्दी से अपना पर्स उठाकर और चप्पल पहनकर घर से बाहर आ गई। शालिनी को बस इसी बात का इंतजार था। वह जानती थी कि कपड़ों की सेल तो ऋतु की कमजोरी है। शालिनी तो कहीं गई ही नहीं थी, वह बल्कि दूर से खड़ी हुई देख रही थी। और उसने जैसे ही ऋतु को घर से निकलते हुए देखा तो उसने अपने फोन में कैप्चर कर लिया। ऋतु के पीछे पीछे वह सेल में गई और ऋतु के शॉपिंग करते देखती रही। ऋतु तो मन ही मन सोच रही थी कि मम्मी पापा जी तो अब कम से कम 2 घंटे आराम करेंगे और तब तक मैं घर पहुंच जाऊंगी, भाभी को आने में भी इतना ही समय लगेगा। वह बेफिक्री से सेल में से कपड़े खरीद रही थी। जब शालिनी को लगा कि ऋतु लौटने वाली है तब वह पहले ही घर पहुंच गई और जाकर चाय बना ली। उसने तुरंत सबको बाहर बुला लिया और गर्मागर्म समोसे प्लेट में लगा दिए। तभी घर में ऋतु आए जो अपनी ही मौज में शॉपिंग बैग पकड़कर सीधी अपने कमरे की तरफ जा रही थी। मगर ड्राइंग रूम से उसकी सास ने आवाज देकर कहा, अरे बहू तुम्हारा पैर ठीक हो गया, हमने तो सोचा तुम सो रही होगी मगर तुम तो बाहर से आ रही हो। सबको एक साथ बैठा देखकर ऋतु के होश उड़ गए।
उसने तो सोचा था कि सब अपने अपने कमरों में होंगे और भाभी अभी वापस भी नहीं आए होगी। ऋतु हक्की बकी होकर सबको देख रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा झूठ बोले। नाक से की जाने वाली आवाज तभी सरोज देवी ने उसके झूठ पर पर्दा डालते हुए कहा, अरे बहन जी, क्या है ना, घर में बैठे बैठे तो हर इंसान बौखला जाता है। वह बेचारी भी परेशान होकर थोड़ा बाहर घूमने चली गई होगी। जब नाक से की जाने वाली आवाज दर्द कम होता है तो इंसान कोशिश कर ही लेता है। सरोज देवी की बात सुनकर ऋतु के ससुर की सख्त आवाज में बोले, बहन जी, मगर बहू को देखकर लग रहा है कि उसका पैर बिल्कुल ठीक है। इतने दर्द में इंसान इतनी शॉपिंग तो नहीं कर सकता। उन्होंने ऋतु के हाथ में पकड़े हुए शॉपिंग बैग देखकर कहा तो ऋतु ने हकलाते हुए कहा, अरे पापा जी, इसमें कुछ ज्यादा सामान नहीं है। मैं तो बस थोड़ा टहलने की कोशिश कर रही थी। मैं तो सेल में गई ही नहीं। ये सुनते ही शालिनी ने कहा, अरे दीदी, मगर मैंने तो आपको सेल में ही देखा था। ये सुनते ही सरोज देवी आंख निकाल कर बोली, अरे बहू, मैंने तुझे सेल में जाने से मना किया था ना। लेकिन शालिनी ने तुरंत कहा, मम्मी जी, मैं तो घर वापस आ रही थी, मगर देखा कि दीदी घर से निकल रही है। मैंने तो वीडियो भी बना लिया था। कहते हुए शालिनी ने सबके सामने वीडियो रख दिया जिसमें साफ साफ नजर आ रहा था कि ऋतु बिल्कुल सामान्य तरीके से चलकर जा रही थी। उस वीडियो को देखकर तो ऋतु के सासुर के चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आने लगा। ऋतु ने तुरंत कहा, अरे भाभी, मैं तो कह रही हूँ कि मैं थोड़ा टहलने गई थी और आप वीडियो दिखाकर साबित क्या करना चाहती हो? मेरे सास ससुर के सामने मेरी बेइज्जती करने की कोशिश कर रही हो क्या? तो शालिनी ने गुस्से में कहा, दीदी, आप सबके सामने वापस आए हो इतने सारे शॉपिंग बैग हाथ में लेकर, और ये देखो, मैं आपके पीछे पीछे भी गई थी और आपको सीधे सेल में जाते देखा था। देखिए आप कैसे शॉपिंग कर रही है इस वीडियो में। इस बार शालिनी ने जो वीडियो सबके सामने रखा उसे देखकर तो ऋतु का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। अब तो उसके सास ससुर उसको गुस्से से देख रहे थे। उसकी सास ने गुस्से में कहा, बहू, अब कितना झूठ बोलोगी? सब कुछ तो सामने नजर आ रहा है। सब पता चल रहा है कि तुम्हारे पैर में कोई दर्द ही नहीं है। अपनी सास का गुस्से से लाल चेहरा देखकर ऋतु हकलाते हुए बोली, मम्मी जी, भाभी जानबूझकर ऐसा कर रही है। आपको पता नहीं है कैसी है। इस बार तो उसके ससुर जी ने गुस्से में चिल्लाकर कहा कि हमें पता है वह कैसी है। बेचारी रोज ऑफिस से आकर खाना बनाती है और खाना बनाकर जाती है। हमने तो तुम्हें एक दिन भी उसकी मदद करते हुए नहीं देखा और फिर भी तुम उसको बुरा कह रही हो। इस बार सरोज देवी गुस्से में बोली, बहू, तुम अपनी ही ननंद पर इल्जाम लगा रही हो। शालिनी बोल पड़ी, मम्मी जी, मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रही, बस सच को सामने ला रही हूँ। मुझे पता था कि आप भरोसा नहीं करेंगे, इसीलिए वीडियो बना लिया। आपको मेरा कहना तो इतना बुरा लग रहा है, मगर तब बुरा नहीं लगा जब आपकी बेटी दिन रात दर्द का नाटक करके मुझ पर ऑर्डर चला रही थी। इसने अपने सास ससुर को झूठ बोलकर यहाँ बुला लिया, जिससे जिसे सेवा करने से बच सके वो सारा काम मुझ पर ऐसे डाल दिया जैसे मैं नौकरानी हूँ। आप कहती हो बहू का फर्ज होता है, तो क्या आपकी बेटी बहू नहीं है इनकी? क्या इसको इनकी सेवा नहीं करनी चाहिए? लेकिन ये तो मरीज बनकर पड़ी हुई है। मुझे सेवा करने में दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी को मेरा ख्याल भी तो होना चाहिए। आप दोनों ने तो मुझे मशीन समझ लिया है। सरोज देवी कुछ बोलने ही वाली थी। ऋतु के ससुर जी बोल पड़े, समधन जी, बहुत अफसोस हो रहा है ये देखकर कि आपकी बेटी से ज्यादा संस्कार तो आपकी बहू में है। आपकी बेटी काम से बचना चाहती है और आपकी बहू दिन रात काम करती है, मगर फिर भी आपकी नज़र में उसकी कोई कीमत नहीं। काश हमारी बहू ऐसी होती। हम तो आपकी बेटी को दुख में समझकर यहाँ रह रहे थे। इसने तो हमारी आंखों पर भी झूठ का पर्दा डाल दिया। तब ऋतु की सासू माँ ने कहा, समधन जी, अब यहाँ रहना तो मुश्किल है। जब बहू अपनी नहीं तो दूसरों को क्या कहें। हाँ, मगर यह सारी बातें बेटे तक जरूर जाएंगी। उसे भी तो पता चले कि उसके माता पिता की क्या इज्जत की है बहू ने। तभी राघव भी आ गया और बोला, सब सही तो कह रहे हैं ऋतु। इतने दिन से नाटक चल रहा है और तुम्हारी भाभी मुझे बार बार कह रही थी, मगर मैं चुप था। अब नहीं, जैसी तुम्हारी भाभी बहू है वैसे तुम भी बहू हो और तुम्हें भी अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। तुम्हारी जिम्मेदारी हम और नहीं ले सकते। ये सुनकर शालिनी को तो सुकून हुआ, लेकिन ऋतु डर गई और रोते रोते अपने सास ससुर के पैर पकड़ लिए। वह तुरंत माफी मांगने लगी और बोली, मम्मी जी, पापा जी, मैं आपसे माफी मांगती हूँ। अब मैं भी अच्छी बहू बनकर दिखाऊंगी। आप इनसे शिकायत करेंगे तो मेरा घर टूट जाएगा। अब जब तक आप वापस नहीं आ जाते आपकी सेवा करूंगी। उसकी सास ने लंबी सांस भरकर कहा कि चलो तुम्हें एक मौका देते हैं, लेकिन तुम्हें अपने घर चलना होगा।
फिर तो रितु तुरंत अपना सामान लेकर चली गई, लेकिन सबके जाने के बाद अब सरोज देवी शालिनी से नजर नहीं मिला पा रही थी। शालिनी ने उनसे साफ कहा, मम्मी जी, इज्जत बनाना बहुत मुश्किल होता है और खोना बहुत आसान, और आप अपनी बेटी के झूठ में उसका साथ देकर मेरी नज़रों में इज्जत खो चुकी हैं। ये कहकर शालिनी अपने कमरे में चली गई और सरोज देवी शर्मिंदा होकर सोफे पर बैठ गई। आज उनकी खुद की हरकत ने उनको नज़र झुकाने पर मजबूर कर दिया था।